Assalamu alaikum everyone. In this lecture we will discuss about tachyphylaxis and tolerance. आप लोगों ने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हों तो कुछ ही अरसे के बाद उस मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। किसी भी ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस के कम होने के लिए ही tachyphylaxis और टॉलरेंस का वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर किसी भी ड्रग की एफिकेसी पेशेंट को ड्रग दिए जाने के कुछ ही मिनटों बाद रिड्यूस हो जाए तो उस केस में टेकीफाइलैक्सिस या डिसेंसिटाइजेशन का वर्ड यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर किसी ड्रग की एफिकेसी आहिस्ता आहिस्ता कम हो तो उस केस में टॉलरेंस का वर्ड यूज़ किया जाएगा। अब इसमें कई घंटे भी लग सकते हैं, कई दिन या कई साल भी लग सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों केसेस में ड्रग की एफिकेसी रिड्यूस ही हो रही है, लेकिन टेकीफाइलैक्सिस एक फ़ास्ट प्रोसेस है जबकि टॉलरेंस एक स्लो प्रोसेस है। अब हम वन बाय वन उन मैकेनिज़म्स को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से किसी भी ड्रग की एफिकेसी रिड्यूस हो सकती है। फर्स्ट वन इज़ रिसेप्टर अनकपलिंग। रिसेप्टर अनकपलिंग का फिनोमिना उन रिसेप्टर्स में ऑब्ज़र्व किया जाता है जिनके साथ कोई ऑइन चैनल लिंक्ड हो। सपोज ये एक सेल मेम्ब्रेन है और इस पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है और इसी रिसेप्टर के साथ एक ऑइन चैनल अटैच है। ये ऑइन चैनल तब तक ओपन नहीं होगा जब तक इस रिसेप्टर के साथ आके कोई एगोनिस्ट अटैच नहीं होगा। किसी भी रिसेप्टर की 3 डोमेन्स होती हैं। सबसे पहले है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, यानी कि रिसेप्टर की वो वाली साइड जो कि आउटसाइड द सेल प्रेजेंट हो। उसके बाद ट्रांस सेलुलर डोमेन एंड थर्ड वन इज़ इंट्रा सेलुलर डोमेन, यानी कि रिसेप्टर की वो वाली साइड जो कि साइटोप्लाज्म को फेस करे। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट मैसेंजर और सेकंड मैसेंजर का वर्ड लिखा है। फर्स्ट मैसेंजर का वर्ड हम तब बोलेंगे जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे कोई एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ अटैच होकर रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। सेकंड मैसेंजर हम तब बोलेंगे जब इस एगोनिस्ट ने रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया है, उसके बाद इंट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ द रिसेप्टर्स पे कुछ चेंजेस प्रोड्यूस हों और रिक्वायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो। अब नॉर्मली क्या होता है कि एगोनिस्ट आकर रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, ऑइन चैनल ओपन होता है और रिक्वायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन रिसेप्टर अनकपलिंग के फिनोमिना में क्या होगा कि एगोनिस्ट जब रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तो वो इस रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस प्रोड्यूस कर देगा। लेट्स सपोज रिसेप्टर के इंट्रासेलुलर डोमेन में फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। फॉस्फोराइलेशन होने का मतलब ये है कि रिसेप्टर्स चूँकि प्रोटीन इन नेचर होते हैं और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से ही मिलके बनी होती हैं, तो अगर हम अमाइनो एसिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा दें तो उसका मतलब है उस रिसेप्टर की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से रिसेप्टर का इंटायर स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। अब एगोनिस्ट तो रिसेप्टर के साथ अटैच है लेकिन ऑइन चैनल ओपन नहीं होगा। अब ऑइन चैनल ही अगर ओपन नहीं होगा तो सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं होगा और इस एगोनिस्ट या इस ड्रग की एफिकेसी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये एगोनिस्ट इस रिसेप्टर से डी अटैच होगा तो रिसेप्टर रिकवर हो जाएगा। The phenomena of receptor uncoupling is observed in G protein coupled receptors which show desensitization. Second one is receptor translocation. The prolonged exposure of the receptors to the drug may lead to the internalization of the receptors. अगर हमारी बॉडी में कोई मीडिएटर या कोई ड्रग लंबे अरसे तक अवेलेबल रहे तो उसके रिसेप्टर्स बॉडी डाउन रेगुलेट कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स जो हैं उनमें क्या होता है कि इंसुलिन का लेवल बॉडी में काफ़ी सालों तक हाई रहता है। अब जब इंसुलिन का लेवल हाई रहेगा तो उसके जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी उनको डाउन रेगुलेट कर देती है। अब इंसुलिन तो बॉडी में प्रेजेंट होगी लेकिन रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट होने की वजह से वो अपना रिक्वायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। इस केस में भी इसी तरह हो रहा है और इसकी वजह से किसी भी ड्रग की एफिकेसी रिड्यूस हो जाएगी। अब रिसेप्टर्स की इंटरनलाइजेशन किस तरह से होगी कि सबसे पहले उस रिसेप्टर की फॉस्फोराइलेशन होगी, यानी कि रिसेप्टर का स्ट्रक्चर चेंज होगा। उसके बाद एक प्रोटीन जिसका नाम एरेस्टिन प्रोटीन है इन रिसेप्टर्स के साथ आके अटैच होगी और जिस मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होगा उसकी एंडोसाइटोसिस करवा के रिसेप्टर्स को इंटरनलाइज कर देगी।
रिसेप्टर ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू रिसेप्टर अनकपलिंग। रिसेप्टर अनकपलिंग डिसेंसिटाइजेशन का फिनोमिना शो करेगी और रिसेप्टर ट्रांसलोकेशन के लिए टॉलरेंस का वर्ड यूज़ किया जाएगा। थर्ड वन इज़ मीडिएटर एग्जॉशन। कुछ ड्रग्स इस तरह से काम करती हैं कि वो किसी फिजियोलॉजिकल मीडिएटर के लेवल को इन्हेंस करती हैं और उसकी वजह से बॉडी में एक रिक्वायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर बॉडी का कोई मीडिएटर पहले ही कम अमाउंट में हो तो उस ड्रग की एफिकेसी भी रिड्यूस हो जाएगी। लेट्स सपोज एम्फीटामीन। एम्फीटामीन एक ऐसी ड्रग है जिसको यूज़ किया जाता है एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। ये किस तरह से काम करती है कि ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कैटिकोलामीन्स यानी कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देती है और ब्लॉक करती है उनको कि वो न्यूरॉन में वापस जा सकें। अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कैटिकोलामीन्स का लेवल ज़्यादा होगा तो पेशेंट एनर्जेटिक फील करेगा। लेकिन अगर बॉडी में कैटिकोलामीन्स का लेवल पहले से ही कम है तो उस केस में एम्फीटामीन की एफिकेसी रिड्यूस हो जाएगी वो अपना रिक्वायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। फोर्थ वन इज़ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। इस सिचुएशन में क्या होता है कि बॉडी होम्योस्टेसिस को अचीव करने के लिए अपने आप को एडजस्ट करती है जिसकी वजह से कुछ ड्रग्स की एफिकेसी रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल थायजाइड डायूरेटिक्स, ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट हाइपरटेंशन। थायजाइड डायूरेटिक्स बेसिकली ब्लड वॉल्यूम को कम करती हैं और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। लेकिन हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ अरसे के बाद इन ड्रग्स की जो हाइपोटेंसिव इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि बॉडी रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बॉडी में जब भी एक्टिव होगा उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो बॉडी ने होम्योस्टेटिकली तो रास सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया लेकिन उसकी वजह से जो डायूरेटिक्स हम यूज़ कर रहे थे उनका हाइपोटेंसिव इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा और इनकी एफिकेसी भी इफेक्ट होगी। लास्ट वन इज़ ऑल्टर्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म। कोई भी ड्रग अगर हम बॉडी में एडमिनिस्टर करवाएं तो सबसे पहले वो ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का फेज स्टार्ट होगा और ड्रग बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा और लास्ट वन एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा यानी कि ड्रग जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद। मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद या तो इनएक्टिव सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होती हैं या एक्टिव सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर हम कोई ऐसी ड्रग यूज़ करें जो उन एंजाइम्स के एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ करे जो उसी ड्रग को मेटाबोलाइज करते हों तो उस केस में उस ड्रग की एफिकेसी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म की वजह से ब्लड में उस ड्रग का लेवल कम हो जाएगा। तो हमें उस ड्रग का रिक्वायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हाई डोज देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल नाइट्रोवेजोडाइलेटर्स आर प्रो ड्रग्स दैट आर मेटाबोलाइज्ड टू द एक्टिव सब्सटेंसेस नाइट्रिक ऑक्साइड। प्रो ड्रग्स ऐसी ड्रग्स को कहा जाता है जो कि मेटाबोलाइज्ड होने के बाद एक्टिव हों। लेकिन हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि इन ड्रग्स के कंटिन्यूस यूज़ की वजह से इनकी एफिकेसी रिड्यूस हो जाती है। इस केस में क्या होता है कि वो वाले एंजाइम्स जिन्होंने इन ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने के बाद एक्टिव करना होता है वो इनहिबिट हो जाते हैं। अब जब ड्रग एक्टिव सब्सटेंसेस में ही कन्वर्ट नहीं होगी तो उसकी एफिकेसी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इस लेक्चर में हम लोगों ने टेकीफाइलैक्सिस और टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स को डिस्कस किया जिनकी वजह से किसी भी ड्रग की एफिकेसी रिड्यूस हो सकती है।